नमस्कार किसान भाइयों, लीजिए हम फिर हाजिर हुए हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। नई उमंगें, नई तरंगे, आँखों में उल्लास नया, नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया। जी हाँ किसान भाइयों, कुछ ऐसी ही शुभकामनाएं लेकर हर वर्ष हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज भी ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि आप नए वर्ष में नई उमंगों के साथ नई शुरुआत करें। पुराने वर्ष होने वाली कुछ त्रुटियों को सुधार कर नए वर्ष में नई उमंग के साथ नए कार्य को लेकर आप अपने काम में अधिक से अधिक आगे बढ़ें। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है और चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। दलहनों का उचित मूल्य दिया जाएगा, गेहूं को गेरुआ रोग से बचाएं, टमाटर की पौधशाला में सावधानी बरतें, नीम उपयोगी जैविक कीटनाशक और पशुओं की एक टंगिया रोग से सुरक्षा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश में पहली बार किसानों के लिए समर्थन मूल्यों पर दलहन फसलों की बिक्री सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत जहां भी दलहन फसलों का बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम होगा, वहां भारत सरकार की संस्थाएं किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि देश के किसानों को दलहन उत्पादन बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016-17 में दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार ने उल्लेखनीय वृद्धि की है। गेहूं की फसल को गेरुआ रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। प्रारंभिक रोकथाम कर लेने से इस नुकसान को बचाया जा सकता है। गेहूं की फसल को गेरुआ के अलावा कंडुआ तथा झुलसा रोग भी हानि पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खड़ी फसल पर कार्बेंडाजिम अथवा मैंकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। टमाटर की खेती गर्मी, वर्षा एवं जाड़ा तीनों मौसम में सफलतापूर्वक की जाती है। गर्मी के लिए बीज की बुआई फरवरी, वर्षाकालीन फसल के लिए मध्य अप्रैल एवं जाड़ा के लिए मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच में कर देनी चाहिए। पौधशाला की तैयारी के लिए 5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी एवं 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 25 से 30 क्यारियों की आवश्यकता होती है। 4 से 5 टोकरी सड़ी गोबर की खाद प्रति क्यारी में डालना चाहिए। पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए 20 ग्राम क्लोरोपाइरिफॉस धूल प्रति क्यारी की दर से मिला दें। दूसरे दिन 5 सेंटीमीटर दूरी पर 1 सेंटीमीटर गहरी लाइन बनाएं एवं बीजों की बुआई कर बीजों को गोबर की सड़ी खाद एवं मिट्टी से ढक दें। इसके बाद फुहारे से हल्की सिंचाई करें। जैविक खेती में नीम का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नीम बीज का उपयोग जैविक कीटनाशक बनाने में किया जा रहा है। नीम बीज की गुठली को हल्के हाथ से पीसें। इसे 10 लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखें। सुबह घोल को लकड़ी के डंडे से हिलाएं ताकि घोल दूधिया सफ़ेद हो जाए। मलमल के कपड़े की दोहरी परत के माध्यम से घोल को छानें और मात्रा को 100 लीटर बना दें। 1 लीटर पानी में 1 किलो डिटर्जेंट से पेस्ट बनाएं और फिर इसे छिड़काव के घोल में मिला दें। छिड़काव का घोल अच्छी तरह से मिलाकर उसका उपयोग करें। ध्यान रखें कि 8 महीने से अधिक उम्र के बीज का उपयोग न करें। हमेशा ताज़े तैयार किए गए नीम के बीज के गूदे का उपयोग करें। प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए अर्क का छिड़काव दोपहर में 3:30 बजे के बाद करें। एक टंगिया रोग पशुओं की खतरनाक बीमारी है। यह 6 माह से अधिक आयु वर्ग के गाय व भैंसों में होने वाला जीवाणु जनित रोग है, जो कि पशुओं की भारी मांसपेशियों को प्रभावित करता है। पशु के पुट्ठे में सूजन आ जाती है तथा पशु लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। सूजन वाले भाग को दबाने पर चर चर की आवाज़ आती है। इसके नियंत्रण के लिए टीका द्रव्य BQ वैक्सीन 2 मिलीलीटर उपत्वचीय मार्ग से गाय, भैंस, भेड़ व बकरियों को देने से समुचित लाभ मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आगे आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
प्याज के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बुरहानपुर में न्यूनतम 300 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। देवास में न्यूनतम 300 रुपए, अधिकतम 600 रुपए। हरदा में न्यूनतम 300 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 100 रुपए, अधिकतम 150 रुपए रहा। आलू के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। रतलाम में न्यूनतम 350 रुपए, अधिकतम 600 रुपए। मुरैना में न्यूनतम 457 रुपए, अधिकतम भाव भी 457 रुपए रहा। हरदा में न्यूनतम 1000 रुपए, अधिकतम 1200 रुपए। देवास में न्यूनतम 200 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। टमाटर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। श्योपुर कला में न्यूनतम 400 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। मुरैना में न्यूनतम 400 रुपए, अधिकतम भाव भी 400 रुपए रहा। देवास में न्यूनतम 250 रुपए, अधिकतम 550 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम भाव 400 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, यदि हमारे खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो तो निश्चित तौर पर हमारी फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ऐसा ही एक यंत्र है लो हेड सूक्ष्म सिंचाई यंत्र। यदि इसके अनुसार आप सिंचाई करते हैं तो समुचित व्यवस्था हमारे खेतों में हो सकती है और कम से कम लागत पर अधिक से अधिक सिंचाई हम अपने फसलों में दे सकते हैं। ये किस प्रकार कार्य करता है, आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ श्री कुमार सोनी जी से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे सिंचाई की उन्नत पद्धति पे। सिंचाई की उन्नत पद्धति में एक हमारी टपक सिंचाई पद्धति अधिक कारगर सिद्ध हुई है। टपक सिंचाई पद्धति में हम पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पानी को प्रदान करते हैं। टपक सिंचाई पद्धति में हम क्योंकि बूंद बूंद करके पौधे को पानी प्रदान करते हैं तो खरपतवार भी बहुत कम होते हैं तथा जो पानी दिया है उसका पौधे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टपक सिंचाई पद्धति में आवश्यकता होती है विद्युत की, लाइट की आपको बहुत आवश्यकता होती है तथा इसका खर्च ज़्यादा होता है। तो उन किसान भाइयों के लिए जिनको टपक सिंचाई पद्धति अपनाना है
और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम है, उनके लिए हमारे पास लो हेड कम लागत का टपक सिंचाई पद्धति यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। इस टपक सिंचाई पद्धति में हम 1 से 2 मीटर ऊंचाई पर 500 से 1000 लीटर के टैंक को ऊपर रख देते हैं। जितना आपका एरिया क्षेत्रफल बड़ा होते जाएगा, उस हिसाब से आप टैंक का साइज़ बड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैंक को हम एक पीवीसी लाइन से, जो नॉर्मल बाज़ार में आपको मिलता है 32 से 50 mm पीवीसी से जोड़ देते हैं। इस पीवीसी को जोड़ने के साथ साथ, क्योंकि टपक सिंचाई पद्धति में छोटे छोटे लेटरल ड्रिपर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस पानी को साफ़ करने के लिए एक आपको हम छोटा फ़िल्टर प्रोवाइड करते हैं। इस छोटे फ़िल्टर में आप पानी को छानते हैं। इस पानी को छानते हुए आपके पाइप 32 mm के पाइप पूरे फील्ड में फैला दिए जाते हैं। इस पाइप के साथ साथ इस पाइप से रबर ग्रोमेट की सहायता से एक लेटरल आपकी पौधों की लाइन में बिछा दी जाती है। इस लेटरल के साथ साथ हम कम लागत का ड्रिप टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेप को आप कनेक्टर से जोड़ के इस मेन लाइंस के साथ आप जोड़ दिया जाता है। ध्यान रखने वाली योग्य बातें यह है कि जब भी आप लो हेड टपक सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करें तो लेटरल को आप 15 मीटर तक ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा लंबाई आप इस्तेमाल करने पे पानी का समान रूप से वितरण नहीं हो पाता। कोई किसान भाइयों ये ज़रूर याद रखें कि लो हेड टपक सिंचाई पद्धति में आप फर्टिलाइज़र को टैंक के अंदर ना डालें, क्योंकि फर्टिलाइज़र यदि एक ड्रिपर के पास आपका जाएगा तो वो उस ड्रिपर को आपका चोक कर देगा, जिससे आपको पानी की समान मात्रा पूरे फील्ड में आपको नहीं होगी। इस आधुनिक सिंचाई पद्धति का उपयोग हम किचन गार्डन में भी कर सकते हैं। आपकी घर के ऊपर जो टैंक रखा हुआ है उसे आप पीवीसी लाइन से जोड़ दीजिए। इस पीवीसी लाइन को जहाँ जहाँ आपके गार्डन के पौधे आ रहे हैं उधर एक आप 32 mm के पाइप को लगा दीजिए। इस 32 mm पाइप से आप लेटरल पूरे पौधों तक समान रूप से आप वितरित कर दीजिए। और इस 12 mm लेटरल को आप 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग का आप लीजिए। 30 सेंटीमीटर ड्रिपर से ड्रिपर दूरी का आप लीजिए, ताकि समान रूप से आपके पौधे में वो पानी पहुंच सके। ताकि आप साथ में ये भी ध्यान रखिए कि आपके जो ड्रिपर हैं इसका डिस्चार्ज बहुत कम हो, ताकि लो हेड टपक सिंचाई पद्धति में आपका पूरा पानी सही रूप से वितरित हो। इस लो हेड टपक सिंचाई पद्धति की लागत, यदि आप ड्रिप टेप के साथ इस लो हेड टपक सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो 500 वर्ग मीटर में इसकी लागत 2000 रुपये आती है। यदि आप 12 mm लेटरल के साथ इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लागत आपको 4000 रुपये प्रति 500 वर्ग मीटर रुपये में आपको ये लगाया जाता है। आइए किसान भाई, अब हम जानें कि इस लो हेड कम लागत टपक सिंचाई पद्धति में हमें क्या क्या सामग्री आवश्यकता होती है। पहले तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी कि 500 से 1000 लीटर का टैंक हमारे पास सुनिश्चित हो। साथ में हमारे समय सुनिश्चित करना होगा कि 32 से 50 mm का पीवीसी आपके पास साथ में हो। साथ में आपका एक 32 से 50 mm का पाइप जो पूरी फील्ड में फैलाया जाता है, ये आपके पास हो। साथ में आपका 12 mm लेटरल जो पौधों की कतार तक पहुंचाया जाता है, यह आपको आवश्यकता है। साथ में किसान भाई ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जो टैंक आपको रखना है वो उसकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर हो। इस 2 से 3 मीटर ऊंचाई करने के लिए किसान भाई आप बांस से भी ये स्टैंड बना सकते हैं, या फिर मार्केट में आप GI स्टैंड से भी आप इसको आप बनाया जा सकता है। साथ में हम चर्चा करेंगे कि यदि लो हेड टपक सिंचाई पद्धति में हम पैडल पंप है, इस पैडल पंप से हम, अगर आपके पास विद्युत की सुविधा नहीं है तो एक टैंक में जो पानी आप इकट्ठा कर रहे हैं, इस पैडल पंप के द्वारा इस पानी को आप ऊपर जो आपने टैंक रखा हुआ है, जिस ग्रेविटी से ये पानी पूरी फील्ड में जा रहा है, उसको आप भर सकते हैं। आइए किसान भाई जाने कि लो हेड टपक सिंचाई पद्धति में इस फिल्टर की क्या आवश्यकता है। इस फिल्टर को आपको ऊपर जो टैंक से आ रहा है पीवीसी, इससे कनेक्ट करना है। इस फिल्टर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि टपक सिंचाई पद्धति में हम ड्रिपर का उपयोग करते हैं। ड्रिपर में यदि कोई गंदगी आ गई तो ये ड्रिपर लंबे समय के बाद पानी देना बंद कर देते हैं, जो पौधों के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए हम इस फ़िल्टर का उपयोग करते हैं ताकि आपके जो पानी में जो भी अशुद्धियाँ हैं ये आपकी इस फ़िल्टर से साफ़ कर दी जाए। बाज़ार में ये फ़िल्टर लो हेड टपक सिंचाई पद्धति के लिए 900 से 1000 रुपये में उपलब्ध होता है। लो हेड टपक सिंचाई पद्धति में हम पानी को टैंक तक चढ़ाने के लिए एक पैडल पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैडल पंप में जैसा आप देख रहे हैं, नीचे अगर कोई वाटर सोर्स आपका पानी का सोर्स है, इस पानी से इस पैडल के एक सक्शन पाइप को जोड़ दिया जाता है ताकि दूसरा डिलीवरी पाइप आपके ऊपर वाले टैंक जो आपने हाइट पे रखा हुआ है, इससे जोड़ दिया जाता है।
इससे आप 500 लीटर की टंकी को 2 से 3 घंटे में आप भर सकते हैं। बाज़ार में यह पैडल पंप आपको 6,000 से 7,000 रुपये में उपलब्ध होता है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य का परीक्षण समय समय पर करवाते हैं, उसी तरह यदि हमारी खेतों की मिट्टी का परीक्षण हम समय रहते करा लें तो निश्चित तौर पर खेतों की उर्वरा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ इससे उत्पादन स्तर को भी बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जी से। मृदा की जांच इसलिए कराना चाहिए ताकि हम कम से कम लागत में कम से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके और उत्तम और आवश्यक फसल के अनुसार जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी प्राप्त करके और उनको हम भूमि में डालकर अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकें। अब मृदा की जांच करने के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें? जैसे जब भी हम मृदा की जांच कराते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि हम उस क्षेत्र का मृदा का नमूना लेते हैं जिस क्षेत्र में मृदा चारों तरफ से जहाँ पर कहीं उबड़ खाबड़ ना हो। अगर उबड़ खाबड़ है तो हम क्षेत्र को बांट लेते हैं। और जब भी हम मृदा परीक्षण कराएं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारा जो क्षेत्र है वो लगभग 2 से 3 एकड़ या 3 से 4 एकड़ लगभग हो या 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर, इस तरीके से हम क्षेत्र को बांट लें। उसके बाद मृदा परीक्षण के लिए नमूने लें। मृदा नमूने लेने के लिए ये एक विशेष रूप से विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी हम मृदा के नमूने लेते हैं तो हमें क्षेत्र बांट लेना है मिट्टी के रंग के अनुसार और हमारी मिट्टी के कलर के अनुसार और हमारी क्षेत्र के अनुसार। इसके बाद बात आती है कि हम मृदा की जांच कब कराएं। मृदा की जांच विशेष रूप से रबी मौसम के पहले, जब भी हम खरीफ की फसल कटाई करते हैं और रबी की फसल बुआई करते हैं, इसके बीच का जो समय होता है इस बीच में हम मृदा की जांच करवाएं। इसके अलावा खरीफ की फसल की कटाई के बाद और उसके बाद हम मृदा की जांच कराएं। और विशेष रूप से इसका सबसे सर्वोत्तम समय जो होता है वो है मई और जून, जिस समय हमारे खेत की ज़मीन खाली होती है। इस समय हम अगर मिट्टी के नमूने एकत्र करें और इनको किसान भाई अगर हम प्रयोगशालाओं में पहुंचाएं और जांच कराएं तो निश्चित रूप से आपको जो स्वास्थ्य पत्रक मिलेगा उसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी और उसका लाभ आप अपनी फसल में जो भी फसल आप लगाते हैं उसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब मृदा की जांच करने के लिए हमें विशेष रूप से क्या करना है? मृदा की जांच करने के लिए जब भी हम खेत में जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें लगभग 12 से 15 स्थानों से मृदा के नमूने लेने हैं। अब मृदा के नमूने लेने के लिए कुछ खास बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके लिए जो हमें आवश्यक सामग्री होगी उसमें खुरपी है या हमारा जो मृदा निकालने के लिए लकड़ी है उसकी आवश्यकता होगी, एक पॉलीथीन होगी, एक बैग लगेगा जो कपड़े का थैला होगा और एक रबर बैंड होगा और हमारी जो जानकारी लिखने से संबंधित प्राप्त होता है जिसमें विशेष रूप से किसान अपने पूरे खेतों की जानकारी और जिस क्षेत्र का नमूना ले रहा है उसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए एक पत्रक बनाया जाता है, उस पत्रक का ज़रूरत होती है। इस प्रकार से जो आवश्यक सामग्री है इन सब आवश्यक सामग्री को ले लें
और इसके बाद में आप खेत के नमूने एकत्र करें। नमूने एकत्र करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जिगजैग मतलब लगभग आड़ा तिरछा आप निशान खेत में अंदाज़ा लगा के इस प्रकार से आप 12 से 15 जगहों से नमूने एकत्र। सबसे पहले मृदा के ऊपर की जो मिट्टी है लगभग 1 इंच की मिट्टी, उसके ऊपर कचरा या कुछ कंकड़ पत्थर हो उनको हटा लें। उसके बाद बी आकार का किसान भाई इस तरीके का बी आकार का आप गड्ढा बनाएं और जो बी आकार का गड्ढा बनाते हैं उसकी लगभग गहराई 6 इंच होनी चाहिए। लगभग 6 इंच गहराई 15 सेंटीमीटर के लगभग गहराई होनी चाहिए। और इस गहराई में जो हमारी किनारे की जो दीवार है मिट्टी की वो लगभग 1.5 से 2 इंच की दीवार, ऊपर से नीचे तक 6 इंच की जो मिट्टी है उसको पूरी मिट्टी को निकाल लें। अगर वो मिट्टी नहीं निकल रही बीच में गिर जाती है तो बाद में उसको खुरपी के माध्यम से निकाल कर किसी तसले में इकट्ठा कर लें। इस प्रकार से ये वाला कार्य आपको लगभग 12 से 15 जो आपके विभिन्न गड्ढे बनाएंगे आप और मृदा के नमूने लेंगे खेत से, इन नमूनों को एकत्र कर लें। इन जब मिट्टी के नमूनों को आप एकत्र कर लेंगे तो ये पूरे खेत की जो मिट्टी होगी वो लगभग आपकी आधा से 1 किलो के बीच में होगी। और इस मिट्टी को आप अच्छी तरीके से कुटाई कर लें और कुटाई करने के बाद ये लगभग आपकी 1-1.5 किलो जो मिट्टी है इसको 4 भाग करें। जब आप 4 भाग करेंगे तो आ और बा भाग को आप निकाल के हटा दें और जो दूसरे 2 भाग बचे उनको अच्छी तरीके से मिला लें। इस प्रकार से फिर आप 4 भाग करेंगे, फिर आप दूसरे सा और दा जो वाला भाग बचा है उन दोनों भाग को हटा दें और आ और बा भाग को फिर से अच्छी तरीके से मिश्रण बना लें। और जब उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं तो इस प्रकार से आप लगभग 3 से 4 बार इस विधि को अपनाएं तो आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से एक नमूना आपका पूरा खेत का तैयार हो गया है। इस नमूने को लगभग जो मात्रा है आखिर में लगभग 400 से 500 ग्राम मतलब आधा किलो करीब मिट्टी होगी। इस मिट्टी को आप किसी पॉलीथीन में डाल लें और पॉलीथीन में डालने के बाद रबर बैंड से उसको बंद कर देवें और इस बैग को आप किसी कपड़े की थैली के अंदर रख देवें। और इसको रखने के बाद इसमें एक आप संपूर्ण जो किसान का एक मृदा परीक्षण की जांच के लिए एक प्रापत्र होता है किसान संपूर्ण जानकारी का, इस प्रापत्र में भर दें। और इस प्रापत्र में आप किसान का नाम, खेत का नाम, इसके बाद किस प्रकार की फसल अभी आपने लगाई थी, आगामी कौन सी फसल लगाने वाले हैं, जो फसल लगाई थी उसमें कौन कौन से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स या आपने जो उर्वरक डाले हैं उनकी जानकारी, कौन कौन से दवाइयाँ डाली गई हैं, खरपतवारनाशी, कीटनाशी, इस प्रकार से जो भी आपने डाला है इन सब चीज़ों की विस्तार से जानकारी आप उसमें लिख देवें। और इसके बाद एक प्रापत्र आप अपने जो पॉलीथीन के बाहर रबर बैंड है उसके पास में लगा देवें। पॉलीथीन के अंदर नहीं रखना है प्रापत्र को, इस बात का विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो प्रापत्र है वो खराब हो जाएगा या गल जाएगा मिट्टी के साथ रखने से। तो मिट्टी के बाहर पॉलीथीन में रबर बैंड के साथ में उसको रख दें और कपड़े की थैली के अंदर रखने के बाद उसको आप पैक कर देवें। और जब आप इस तरीके से रख देते हैं तो इसको आप मृदा परीक्षण की जांच के लिए जो भी प्रयोगशाला है वहाँ भेज दें। इस प्रकार जब आप मृदा परीक्षण कराने के लिए भेजते हैं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको कहाँ से मिट्टी के नमूने नहीं लेना है। सबसे पहली बात, खेत के आसपास लगभग 10 मीटर की दूरी से आपको मिट्टी के नमूने नहीं लेने हैं, मेड़ के किनारे से नहीं लेने हैं, कहीं पानी की नालियाँ बनी हो वहाँ से मृदा के नमूने नहीं लेने हैं, कहीं झाड़ या वृक्ष लगे हों उसके नीचे से मिट्टी के नमूने, जहाँ से आपका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है ऐसे स्थान से आपके मिट्टी के परीक्षण के लिए जो भी नमूने हैं उनको एकत्र नहीं करना चाहिए। नमूना एकत्र करते समय इस बात का ध्यान रखें किसी उर्वरक की जो रखा हुआ कोई तसला है या कोई अपना बैग है, ऐसे किसी भी जगह पे आप उन नमूनों को ना रखें। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। किसान भाइयों, यदि आप हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारियों को सफलता से अपनाते हैं और इन पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन स्तर बहुत अच्छा हो सकता है। तो किसान भाइयों, हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि इस वर्ष हर किसान सफल किसान बने। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।